Welcome student in the new session of your doubt and discussion of most probable and important questions for upcoming NEET exams. Myself Dr. S.K. Singh, teach you biology at your tongue. स्टूडेंट्स प्रीवियस कुछ लेक्चर से हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने आपको कई डिफरेंट पैटर्न से होते हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना शुरू किया था और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने कराई थी जो मोस्ट प्रोबेबल हैं अपकमिंग नीट एग्जाम में एंड दैट विल श्योरली हेल्प यू टू स्कोर मोर देन 350 मार्क्स इन बायोलॉजी इन अपकमिंग नीट एग्जाम्स। एक छोटी सी कोशिश, सपना डॉक्टर बनने का विथ मोर देन 700 मार्क्स इन नीट एग्जाम एंड मोर देन 350 मार्क्स इन बायोलॉजी कैसे पॉसिबल होगी? तो आपकी मेहनत, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन और राइट डायरेक्शन में क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो कि प्रोबेबल है एनटीए के अकॉर्डिंग, नीट के अकॉर्डिंग। और ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज में आज हम 7th सीरीज पर पहुंच चुके हैं, 7वीं सीरीज पर। तो बिना किसी समय को गंवाए इस 7वें सीरीज के क्वेश्चंस को आप देखें कि कैसे हम किसी क्वेश्चंस को एग्जैक्टली, करेक्टली, परफेक्टली सॉल्व करेंगे बिना किसी एरर का। और सिर्फ बार बार कोशिश करते रहिए, हो जाएगा। मेरे साथ आइए, स्टार्ट कर दीजिए पेन पेपर लेकर के और टाइप करते जाइए क्वेश्चंस को। हम आपसे लाइव हैं और डेली लाइव मिलते हैं आपसे शाम को 7 बजे यूट्यूब पर इन शिवानुजा ट्यूटोरियल्स के क्लासेस में। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए ध्यान से। क्या ये क्वेश्चन नंबर 1 इधर है? अरे नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 तो यहां से शुरू हो रहा है। क्या कह रहा है? द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन ईस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली। अब ये क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो गया? सेल साइकिल, सेल डिवीजन से। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन ईस्ट इज अप्रॉक्स। ईस्ट में जो सेल साइकिल की प्रक्रिया चलती है जिसमें कि ईस्ट डिवाइड होकर के अपनी डॉटर सेल्स को बनाता है, उस सेल साइकिल का अप्रॉक्स ड्यूरेशन कितना होगा? आइए ऑप्शन देख लीजिए। 90 सेकेंड, 90 मिनट्स, 20 मिनट्स, 45 मिनट्स। जल्दी से इसका आंसर भेजिए। कौन सा इसका आंसर सही है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? आंसर भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो एक ईस्ट में सेल साइकिल जो चलती है उस सेल साइकिल का ड्यूरेशन, करेक्ट आंसर क्या है भाई? तो इसका करेक्ट आंसर है 90 मिनट्स। कितना होगा भाई? 90 मिनट्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने ये आंसर दिया एग्जैक्टली उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे क्वेश्चन पर इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करिए। और ये डायग्राम तो आपको एनसीईआरटी में मिला होगा, फिर तो वहां से आप देखे ही होंगे कि इसका क्या मतलब है। चलिए मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ABCD। इस डायग्राम में ABCD जो है उसको आइडेंटिफाई करिए और गिवन ऑप्शन में से सेलेक्ट करिए कि वो A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है। ये एक सेल साइकिल का डायग्राम बनाया गया है जहां पर लास्ट में एक सेल डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल बनाती है। इसके बाद उसके पास ऑप्शन है कि G0 फेज में चला जाए या फिर सेल साइकिल में फिर से इंटर कर जाए। अब देखिए, अगर वो सेल साइकिल में इंटर कर गई तो A आएगा। A में कौन सी फेज में वो इंटर करेगा? फिर इससे B में आएगा। B के किस फेज में इंटर करेगा? फिर वो C में आएगा। C के किस फेज में इंटर करेगा? और लास्ट में वो D में जाएगा। तो आप बताइए कि इस सेल जो कि सेल साइकिल में इंटर कर रही है, A कौन सी फेज है, B कौन सी फेज है, C कौन सी है, D कौन सी है? तो सेल साइकिल की फेज का क्रम आपको पता होगा, G1, S, G2 और M। तो देखिए ये A क्या है? आंसर है ये G1 फेज है। S क्या है? ये सिंथेटिक फेज है, दैट मीन्स ये S फेज है। C क्या है भाई? तो आंसर है ये C G2 फेज है। और लास्ट में D का मतलब D का मतलब होगा ये
एम फेज है जिसमें एक्चुअल में डिवीजन होगा, तो आप ऐसे भी इसको पहचान सकते हो कि क्या लिखा है इसमें पी मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, फिर डिवाइड हो गया। तो ये प्रो, मेटा, एना, टीलो और साइटोकाइनेसिस किसका पार्ट होता है? तो डी मतलब एम फेज का। तो ए का मतलब G1, बी का मतलब S, सी का मतलब G2 और डी का मतलब एम फेज। यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा भी आपने देख लिया। पहला आपने देखा ईस्ट 90 मिनट में कंप्लीट करता है, और यहाँ पर ABCD का मीनिंग क्या है ये भी आपने देखा। चलिए ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। फास्ट रैपिड प्रैक्टिस है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटिन्यूअसली अकरिंग इन द डिवाइडिंग सेल्स ऑफ G1 फेज, S फेज, G2 फेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन यह उतना ही आपको गलत करने के लिए प्रेरित करेगा। मींस अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो यह क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है। कह रहा है कि कौन सी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन कंटिन्यूअसली, कह रहा है ना कि कंटिन्यूअसली अकरिंग इन डिवाइडिंग सेल ऑफ G1, S, G2 फेज। मतलब G1 में भी वो हो रहा है, G2 में भी हो रहा है, S में भी हो रहा है। वो कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो G1 में भी हो रही है, S में भी हो रही है, G2 में भी हो रही है, ये ध्यान देना है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। क्या DNA का रेप्लिकेशन तीनों फेज में हो रहा है? दूसरा ऑप्शन सुनिए, DNA डुप्लीकेशन, क्या DNA का डुप्लीकेशन तीनों फेज में हो रहा है? तीसरा, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, क्या सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन G1, S, G2 में हो रहा है? तीनों में होना चाहिए कंटिन्यूअसली, लगातार। फिर कह रहा है ग्रोथ ऑफ सेल, सेल की ग्रोथ। कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो कि सेल साइकिल के G1, S, G2 में कंटिन्यूअसली चल रही है? तो भाई वो DNA रेप्लिकेशन, DNA डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन तो नहीं हो सकता। तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? हमारे पास ये ऑप्शन बचा कि ग्रोथ ऑफ सेल, सेल साइकिल के इंटरफेज में सेल की ग्रोथ, इंटरफेज में सेल की ग्रोथ कंटिन्यूअसली चलती है। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। अदरवाइज आप फटाफट कोई ना कोई इसमें से सेलेक्ट कर देंगे, ये दोनों नहीं करेंगे तो ये कर देंगे। लेकिन आपको सेलेक्ट ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, हमारी एनसीईआरटी के जिस पैराग्राफ में लिखा गया है ना, उसकी अंतिम लाइन पढ़ो कि सेल ग्रोथ इज कंटिन्यूअस प्रोसेस इन ए डिवाइडिंग सेल ऑफ G1, S एंड G2 फेज। मतलब कौन सी प्रक्रिया हो गई? ग्रोथ ऑफ सेल्स की हो गई। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। 4th क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि इफ ए सेल हैज 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि इफ ए सेल हैज 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन G1 फेज, एक सेल के G1 फेज में क्रोमोसोम की संख्या 2n है, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन S फेज। क्रोमोसोम जब वो G1 से S फेज में जाएगी तो क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? आपने पढ़ा ना G1, S, G2। देखिए कितना बढ़िया एनटीए ने जो पैटर्न दिया, ठीक उसी पैटर्न पर ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से निकाले गए हैं और ऑप्शन भी एनसीईआरटी से लिया गया है। इससे बढ़िया प्रैक्टिस कोई जगह आपको नहीं मिलेगी। आप सिर्फ 9 डेज तक प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए ना इतना बढ़िया आपका माइंड एकदम यूनिडायरेक्शनल सोचेगा, जिसमें कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही कर ले जाएंगे। और हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए। हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर कोई सेल है, ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसके G1 फेज में है, तो बताइए कि S फेज में उसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी? तो आंसर है क्या वह n होगी, क्या वह 4n होगी, क्या वह 2n होगी, क्या वह 8n होगी? आंसर है कि क्रोमोसोम के नंबर अगर G1 फेज में 2n है तो S फेज में भी वही रहेंगे, ये नहीं बदलने वाला है। इसका मतलब 2n है, तो ये वाला आंसर सही होगा कि S फेज के बाद भी इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी? 2n होगी। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 आइए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि इवेंट्स ऑफ द टीलोफेज आर, टीलोफेज के इवेंट्स बता रहा है।
क्वेश्चन सुनिएगा कि टीलोफेज में क्या क्या होता है वो आपको बताना है और आपको इसमें सेलेक्ट करना है कि कौन चीज़ होगी। मतलब 1 2 3 4, देखिए कोई कोड नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ सीधे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा इवेंट टीलोफेज में होता है। समझ में आई क्वेश्चन कि 4 इवेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा इवेंट टीलोफेज में होता है सेल डिवाइडिंग कंडीशन में। चलिए पहला हमको समझते हैं। पहला इवेंट दिया गया है कि क्रोमोसोम क्लस्टर्स एफ अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। अरे ये तो लाइन है एनसीईआरटी की, टीलोफेज वाला पढ़ लो, ये तो दिया है उसी तरह से। क्या कि क्रोमोसोम क्लस्टर्स ऑफ अपोजिट स्पिंडल पोल, टीलोफेज में क्रोमोसोम के क्लस्टर्स अपोजिट पोल में, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे एक पोल दूसरा पोल, 2 पोल होता है, आपको पता होगा स्पिंडल का पोल, और दोनों पोल पर क्रोमोसोम क्लस्टर्स हो जाते हैं और क्रोमोसोम की डिस्क्रीट आइडेंटिटी का लॉस हो जाता है। बिल्कुल सही है, यही तो होता है। ठीक बात है, ये सही है। अब दूसरा भी जरा पढ़ लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि न्यूक्लियर इन्वेलप असेंबल्ड, टीलोफेज में उस क्रोमोसोम की असेंबली के चारों तरफ न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन रीफॉर्म्ड, पुनः बन जाती है। अरे ये भी तो लिखा है, मतलब ये भी सही होगा, तो दूसरा भी सही है। तीसरे में आ जाइए, न्यूक्लियोलस गोल्गी बॉडीज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म्स, टीलोफेज में न्यूक्लियोलस बन जाता है पुनः, गोल्गी बॉडीज बन जाती है पुनः, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अरे ये भी तो एनसीईआरटी ने लिखा है टीलोफेज की प्रॉपर्टी में। इसका मतलब कि पहला भी होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा भी सही होगा। अब हम कौन सा आंसर लगाएं, तो चौथा दिया है ऑल ऑफ द अबव, तो लग गया ना। अगर टीलोफेज में ये सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसका मतलब है इवेंट दिए गए हैं, तो सब के सब सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा इसमें, चौथा सही माना जाएगा। देखिए ना कितना सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन, लेकिन बड़ा ट्रिकी है, दिमाग घुमा के रख दे रहा है। अगर परफेक्ट आपकी तैयारी होगी, एकदम एनसीईआरटी याद होगा, तो आप इस चीज़ को लगा ले जाएंगे, क्योंकि टीलोफेज में ये सब कुछ लिखा है। तो इसका मतलब सभी इवेंट किस में होता होगा, टीलोफेज में। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑल। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, छठे क्वेश्चन पर आज ये कह रहा है कि सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब यहां पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट है, और कह रहा है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सही हैं। चलिए ये भी सेल डिवीजन से ही संबंधित है, मैं आपको बताता हूं। कह रहा है कि सेल प्लेट, पहला इवेंट है, सेल प्लेट फॉर्मेशन इन प्लांट सेल अकर्स इन साइटोकाइनेसिस। प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है साइटोकाइनेसिस की स्टेज में। क्या यह सही है, सोचते रहिए अपने दिमाग से। दूसरा स्टेटमेंट सुनिए, सेकंड, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड डिस्ट्रीब्यूटेड इन डॉटर सेल्स। कि जब साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, मतलब क्लोरोप्लास्ट वगैरह, सेल की डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्या ये सही है, आगे बढ़ते हैं। लिक्विड इंडोस्पर्म इन द कोकोनट और सिंसिसियम। कोकोनट के अंदर जो लिक्विड इंडोस्पर्म होता है ना कोकोनट में, तो कोकोनट का लिक्विड इंडोस्पर्म क्या सिंसिशियल होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। क्या ये सही है, या फिर कह रहा है कि सेल फरो फॉर्मेशन इन एनिमल सेल अकर्स इन साइटोकाइनेसिस। किसी एनिमल सेल में सेल प्लेट की जगह पर सेल फरो का फॉर्मेशन होता है साइटोकाइनेसिस के समय। क्या ये सही है, मतलब मैंने आपको सभी स्टेटमेंट 1 बाय 1 करके समझा दिया। अब आप हमको ये बता दीजिए कि इसमें से कितने स्टेटमेंट सही है, जल्दी से टाइप करके भेज दीजिए। क्या पहला सही है, साइटोकाइनेसिस में सेल प्लेट बनता है। क्या साइटोकाइनेसिस में प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या कोकोनट का इंडोस्पर्म लिक्विड इंडोस्पर्म होता है, मतलब सिंसिशियल होता है। क्या एनिमल सेल में सेल प्लेट की जगह पर सेल फरो बनती है। आंसर है ये चारों ही स्टेटमेंट सर सही हैं। तो 4 किस में लिखा गया है, 4, तो चौथे ऑप्शन में लिखा गया है दिस इज करेक्ट। ऑल 4 स्टेटमेंट फॉर द साइटोकाइनेसिस आर करेक्ट।
तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने कर लिया। देखिए कितना बढ़िया, मीन्स ऐसे ये क्वेश्चन है जिसका रिवीजन आप न भी करें ना तो एग्जाम के दिन आपको 100% ही याद आएगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं और बोल करके जब आप सुन रहे हैं ना तो आपके ब्रेन की सारी चीजें एक साथ काम कर रही हैं। कहीं लिखे हुए क्वेश्चंस को आप रीड नहीं कर रहे हैं, रीडिंग में कंफ्यूजन होता है, भूल सकता है, बट सुनी हुई चीजों को याद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट 4 हैं, अब इसमें से सही स्टेटमेंट सेलेक्ट करिए। इसमें कोई कोड नहीं है भाई, कोई कोड नहीं है। तो आप बताइए इसमें से सही स्टेटमेंट क्या होगा, खुद सोचिएगा। पहला कह रहा है इन लेप्टोटीन क्रोमोसोम, लेप्टोटीन के क्रोमोसोम में, लेप्टोटीन इन लेप्टोटीन नहीं, लेप्टोटीन मतलब लेप्टोटीन में क्रोमोसोम बिकम्स विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। एक सेल जो मियासिस डिवीजन कर रही है, उस मियासिस डिवीजन करने वाली सेल में क्या लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में? क्या यह सही स्टेटमेंट है? दूसरा सुनिएगा, ड्यूरिंग जाइगोटीन स्टेज, जाइगोट नहीं है, जाइगोटीन है ये, टीन स्टेज होमोलोगस क्रोमोसोम्स डू नॉट फॉर्म पेयरिंग। जाइगोटीन स्टेज में क्रोमोसोम पेयरिंग नहीं करते, क्या यह सही है? तीसरा है क्याज़माटा इज जे शेप्ड। क्याज़माटा जो वेरिएशन काज करता है ना, क्याज़माटा जे शेप का होता है, क्या यह सही है? चौथा, पॉलीटीन स्टेज रिकॉग्नाइज्ड एज सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। पॉलीटीन स्टेज में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। अब आप बताइए 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से कितने सही हैं कितने गलत हैं? तो भाई देखो, पॉलीटीन स्टेज में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स नहीं बनता तो ये गलत हो गया। कोई क्याज़माटा एक्स के आकार का होता है, क्रॉस के आकार का, तो ये भी गलत हो गया। और जाइगोटीन स्टेज में तो पेयरिंग होती है, सिनेप्सिस होता है, मतलब ये भी गलत हो गया। तो सही कौन सा स्टेटमेंट है? फर्स्ट है कि लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं, जिससे कि उसे लाइट माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो भाई ये रही क्वेश्चंस के एक सीरीज की प्रैक्टिस, जिसमें आपने एक टॉपिक के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं, अभी रुकेंगे नहीं हम लोग, हम रैपिड फायर राउंड की तरफ चलने जा रहे हैं। और आप भी तैयार हो जाइए। मेरे क्वेश्चन के फ्रेम की रीडिंग के से पहले आपको उसके आंसर को टाइप करके मेरे पास भेज देना है, और मैं सभी को इसी लाइव क्लास में, इस लाइव क्लास में सबको मैं आंसर देखते चल रहा हूं और आंसर आपको बताते चल रहा हूं कितने लोगों का सही है। हर रोज शाम को 7 बजे, हर रोज शाम को 7 बजे हम आपसे YouTube पर इसी तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए मिलेंगे। आज 7वां दिन है, 2 दिन और, 9 बस 9। इसके बाद से हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स पूरी बायोलॉजी से उठा करके क्लास में लाइव डिस्कस करेंगे, और ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिससे पक्का एक क्वेश्चन एक टॉपिक का है, और एक दिन में 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स हम आपको 350 के स्कोर तक हर हाल में लेकर के चलेंगे। बाकी आपका नसीब, किस्मत आपकी, कितना बाकी सब्जेक्ट में आप कर पाते हैं। बायोलॉजी में तो मैं आपको लेकर के चलूँगा। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? क्वेश्चन सुनिएगा अब रैपिड फायर राउंड का। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मैं आपके सामने स्टेटमेंट रखता चलूंगा और आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। फटाफट। इज इनकरेक्ट गलत बताना है आपको, सही वाला नहीं टच करना है। जो इसमें गलत स्टेटमेंट होगा उसको आपको टच करना है। पहला स्टेटमेंट सुनिएगा, प्रोफेज 2 इज द सिंपलर देन प्रोफेज 1। पहला कह रहा है प्रोफेज, बोलो भाई जल्दी से, प्रोफेज 1 2 इज सिंपलर, गलत बताना है आपको।
सिंपलर देन प्रोफेज 1। क्या प्रोफेज 1 से प्रोफेज 2 सिंपलर होती है? ये गलत स्टेटमेंट है या सही स्टेटमेंट है, आपको बताना है, खुद सोचिए। फिर दूसरा ऑप्शन सुनिएगा, कह रहा है कि प्रोफेज 1 के बारे में अब ले लिया। प्रोफेज 1 इज लॉन्गर, लंबी होती है, देन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। क्या माइटोसिस की प्रोफेज से प्रोफेज 1 लॉन्गर होती है एंड कॉम्प्लेक्स, लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स यहां पर दिया गया है, लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स। क्या प्रोफेज 1 माइटोसिस की प्रोफेज से लॉन्गर और कॉम्प्लेक्स होती है? ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, क्या पहला गलत है, क्या दूसरा, क्योंकि आपको इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। तो तीसरा सुन लीजिए, थर्ड स्टेप कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर इन टेलोफेज 1। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, अरे भाई कितना बढ़िया चीज है, रीअपियर इन टेलोफेज 1। क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टेलोफेज 1 में रीअपियर हो जाएगी? ये स्टेटमेंट गलत है। या कह रहा है कि एनाफेज 2 इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। या कह रहा है, चौथा देखिएगा, ये गलत है कि एनाफेज 2 इज नॉट कैरेक्टराइज्ड। सुनिए कितना बढ़िया लोगों ने क्वेश्चंस बनाया है ना, आप लोगों के लिए ये सब मॉडल पेपर के क्वेश्चंस है। नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। अब जरा बताइए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स इन टेलोफेज 1। अरे बिल्कुल होती है भाई। देखिए, प्रोफेज 2 इज सिंपल देन प्रोफेज 1, एकदम सही है, इसमें कोई दुरा नहीं, ये सही है। प्रोफेज 1 इज लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स, अरे भी ये भी तो सही है। कह रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर इन टेलोफेज 1, ये बिल्कुल सही है। तो गलत क्या है? एनाफेज 2 इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। अरे करेक्टराइज्ड होता है, ये गलत है एंड दिस इज योर राइट आंसर। इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो इनकरेक्ट ये है, दैट मीन्स दिस इज योर राइट क्वेश्चन, ये आपका राइट क्वेश्चन होगा। आगे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर रैपिड फायर में आ जाइए। बिल्कुल अपने माइंड को चेंज करिए वहां से और कर लिखिए। देखिए भाई क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ग्रुप इन इक्वेटोरियल प्लेट। अब सुनिएगा, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सुनिए कितना बढ़िया और भी बेस्ट क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ग्रुप एट इक्वेटोरियल प्लेट, क्रोमोसोम ग्रुप एट इक्वेटोरियल प्लेट, number of chromosome group at equatorial plate of metaphase 1 of a plant cell of metaphase 1। सुनिए ना, इतना आसान मत समझिए। metaphase 1 of plant cell टू n is equal to 50, 2n is equal to 50, 50। क्रोमोसोम सेल बी, एक ऐसी प्लांट सेल जिसका अंदर ये चीज है, द क्रोमोसोम सेल बी कितने होंगे? क्रोमोसोम सेल बी, सुनिए भाई, कह रहा है कि एक प्लांट सेल में 2n इज इक्वल टू 50 है। तो आप बताइए कि उसके मेटाफेज 1 की स्टेज में, मतलब वो ध्यान दीजिए डिवीजन वाली प्रोसेस, रिडक्शन वाली हो चुकी है। भाई 1 दिया है ना, तो 1 का मतलब मियोसिस का केस है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज में लेप्टोजाइगो पैकी ये सब हो चुका है ना। अब कह रहा है कि मेटाफेज 1 में
एक प्लांट सेल के अंदर इक्वेटोरियल प्लेट पर कितने क्रोमोसोम होंगे यदि उसका 2n 50 है तो? चलिए मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन सुन लीजिए। आप भी सोचेंगे क्यों ऑप्शन नहीं बता रहे हैं भाई, बता तो रहे हैं। ऑप्शन 100, दूसरा ऑप्शन सुनिए 75, तीसरा ऑप्शन सुनिए 25, चौथा ऑप्शन सुन लीजिए 50। बोलिए कितना सही होगा, कौन सही होगा इसमें से? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ग्रुप एट इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ मेटाफेज 1 ऑफ ए प्लांट सेल हैविंग 2n = 50 क्रोमोसोम सेल बी। एक प्लांट के अंदर अगर ये क्रोमोसोम है तो बताइए कि उसके मेटाफेज 1 के इक्वेटोरियल प्लेट पर, मतलब एक ऊपर एक नीचे, कितने क्रोमोसोम होंगे? तब भाई 25 होगा। कितना होगा? 25 होगा। दिस इज द आंसर। ये इसका आंसर होगा भाई। ओके भाई, चलिए एक क्वेश्चन ये हुआ और एक और भी इसी तरह का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला हुआ है। और मुझे लगता है जब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा था आपके लिए तो ये समझ में आया कि ये क्वेश्चन तो किसी न किसी ईयर में मेडिकल में पूछा है, बस उसको थोड़ा सा चेंज करके यहाँ दिखाया जा रहा है। दैट मीन्स उस क्वेश्चन को रिपीट होना जरूरी है, रिपीट हो सकता है विथ सम मॉडिफिकेशंस, कुछ उसके मॉडिफिकेशंस होंगे। क्या क्वेश्चन है? तो देखिए क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूँ, क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन 3, थर्ड क्वेश्चंस को कह रहा है कि गिवन बिलो इज ए ब्रेकअप ऑफ द फेजेज, गिवन बिलो is a breakup of phases of सेल साइकिल। सेल साइकिल के फेज की बात कर रहा है, ब्रेकअप है सेल साइकिल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंडिकेशन। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंडिकेशन। कौन इसमें से करेक्ट इंडिकेशन है? करेक्ट इंडिकेशन इन द सेल साइकिल, सेल साइकिल में कौन करेक्ट इंडिकेशन है? तो भाई आप तो पूछेंगे कि कहाँ से हम इसका आंसर दें। हम आपको बता देते हैं आंसर कहाँ से देंगे आप। आंसर यहाँ से देंगे। चलिए दे दीजिए आप लोग आंसर, तैयार हो जाइए। देखिए क्वेश्चन ये हो गया, सुन लीजिएगा। इस डायग्राम को देखते हुए क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। क्या कह रहा है? यहाँ पर 20 से सेंटर से इसको डिवाइड कर रहे हैं। डायग्राम थोड़ा बनाने में टाइम लग रहा है, इसलिए घबराइएगा नहीं। सुनिए ये क्वेश्चन है, चेंज करके दिया गया है आपके लिए। कह रहा है कि 1 2 3 4। सुनिएगा ये स्टेप को देखिए। और इसमें से कह रहा है कि ये वाली स्टेप अलग है, ए है। और सुनिए ये बीच वाला कह रहा है कि बी है। ये बीच वाला मतलब पहला दूसरा बी है, पहले के बाद दूसरा वाला बी है। सॉरी दूसरा नहीं, थर्ड दिया गया इसमें, इसलिए बी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये बी दिखाया जा रहा है, ये बी समझिएगा। तीसरा वाला, पहला दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरे वाले में बी दिखाया जा रहा है। ए पूरा दिखाया जा रहा है और ए की फेज का तीसरा बी दिखाया जा रहा है। फिर इसके बाद से एक जो बचा हुआ है इसको सी दिखा रहा है। चलिए देख लीजिए इसको, दिस इज सी, ये सी है। और इसके बाद दिखा रहा है कि सेल डिवाइड कर गई, ऐसे सेल डिवाइड कर गई, एक बाहर चली गई, एक फिर से रिसाइकिल होने लगी, इसी में साइकिलिंग में आ गई। डायग्राम ध्यान से देखिएगा, सी हो गया। और ये जब चला तो इसके बाद से ऐसे चला, ऐसे आया यहाँ पर,
देखिएगा ये डी दिया है, ये डी दिया है, ये डी दिया है, और ऐसे ही ये आगे बढ़ जाएगा फिर से इस प्रोसेस को। डायग्राम के क्वेश्चंस को देखिए, बहुत हद तक आपको परेशान करेगा देखने के बाद से। एक सेल साइकिल का डायग्राम बनाया है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एक सेल डिवाइड हो गई, एक G0 फेज में चली गई, एक G1 मतलब ये इसमें आ गई, G1 में, फिर S में, फिर G2 में, फिर M में गई। तो M में A एक अलग फेज है, A के थर्ड स्टेज में B है, और लास्ट में एक स्टेज दिया जा रहा है C। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा करेक्ट इंडिकेशन है। मैं ऑप्शन लिख दूँ तब ज़्यादा समझ में आएगा। C कैरियोकाइनेसिस है, सुनिए भाई, C कैरियोकाइनेसिस। अब देखिए बच्चा बहुत तेज़ी से फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, सोचेगा कि C है कैरियोकाइनेसिस, तो ये होता तो अरे भाई साइटो होता है, C का मतलब साइटोकाइनेसिस होता है। ये पहला हो गया। अब आइए दूसरा देखिए, सेकंड क्या कर रहा है, C का मतलब कैरियोकाइनेसिस बता रहा है, क्या सही है? आंसर है गलत है। D का मतलब सुनिए, D का मतलब सिंथेटिक फेज बता रहा है, सिंथेटिक फेज, क्या ये सही है? कौन करेक्ट इंडिकेशन है? थर्ड ऑप्शन में दिया है, C को कैरियोकाइनेसिस कह रहा है, D को सिंथेटिक फेज कह रहा है, फिर A को साइटोकाइनेसिस कह रहा है। A का मतलब साइटोकाइनेसिस, क्या A साइटोकाइनेसिस को शो कर रहा है? अरे भाई ये कहां से करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। चौथा सुनिए, तो फिर बचा B मेटाफेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये B मेटाफेज को रिप्रेजेंट कर रहा है? सुनिए, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल हमारे नीट NCERT से लिया गया है, और आपको इस डायग्राम में ये बताना है कि A, B, C और D में से कौन करेक्ट स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जल्दी से देखिए क्वेश्चंस को, क्वेश्चन को देखिए कि A, B, D, C, C, D कौन करेक्ट ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई देखो, C कैरियोकाइनेसिस तो नहीं है, B मेटाफेज नहीं हो सकता, B मेटाफेज तो ये होगा ना प्रोफेज, मेटाफेज ये एनाफेज हो जाएगा, ये टीलोफेज होगा, और ये साइटोकाइनेसिस होगी। तो ये कैरियोकाइनेसिस भी नहीं है, B मेटाफेज भी नहीं है, A साइटोकाइनेसिस कहाँ से, ये तो M फेज है। इसका मतलब D वाला सही है कि D, अगर मान लीजिए इसको आप G1 फेज मानेंगे तो ये क्या होगा S, और ये क्या होगा G2, ये M हो जाएगा। तो कौन सा सही दे रहा है? D का ऑप्शन सही है कि ये S फेज है, दैट मीन्स ये वाला आंसर सही होगा कि ये सिंथेटिक फेज है। गिवन डायग्राम में से कौन सा करेक्ट होगा ये पूछ रहा था। एक क्वेश्चन और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखो जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, और इसको जरूर याद कर जाना आप लोग। सिग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर, सिग्रीगेशन, सुनो भाई, सिग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर मतलब मेंडेलियन जीन, मेंडेलियन फैक्टर, और उस फैक्टर का सिंबल क्या दिया है? कैपिटल A स्मॉल a। इसको सिग्रीगेट करना है। अकर्स ड्यूरिंग, कब होता है? अकर्स ड्यूरिंग, ये तो आप लोग जेनेटिक्स में भी पढ़े होंगे, वहां से भी इसका आंसर दे सकते हैं कि मेंडेलियन फैक्टर जो है ना, मेंडेलियन फैक्टर कैपिटल A स्मॉल a का सिग्रीगेशन सेल डिवीजन की किस फेज में होता होगा? अलग अलग होना। भाई ऑप्शन बोल दें? चलिए ठीक है, आप देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन सुनिएगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है डिप्लोटीन, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? डिप्लोटीन स्टेज में। चलिए दूसरा ऑप्शन भी सुन लीजिएगा। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है एनाफेज 1, कहां दे रहा है? एनाफेज 1 में, ये दिया गया है। थर्ड ऑप्शन सुनिएगा जाइगोटीन पैकीटीन, मतलब देखो तीसरा ऑप्शन सुनिएगा, जाइगोटीन भी है और पैकीटीन, दोनों बोल रहा है, क्या इस समय होता होगा? तो चौथा ऑप्शन बता दीजिए, अगर नहीं तीनों में समझ में आ रहा है तो। चौथा ऑप्शन है एनाफेज 2 में होता है। क्या एनाफेज 2 में मेंडेलियन फैक्टर का, मेंडेलियन
जो जीन होते हैं उनका सिग्रीगेशन होता है क्या? देखिए ना कि मेंडेलियन फैक्टर का सिग्रीगेशन डिप्लोटीन में होगा, एनाफेज 1 में होगा, जाइगोटीन या पैकिटीन में होगा या एनाफेज 2 में होगा। तो आंसर है कि मेंडेलियन हर फैक्टर का सिग्रीगेशन एनाफेज 1 की अवस्था में होता है। दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना घुमा घुमा कर क्वेश्चंस आपके लिए, बट एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है, तो ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी के लाइन्स हैं। तो सोचिए कि एनसीईआरटी की लाइन से, एनसीईआरटी के वर्ड से क्वेश्चन भी वही, ऑप्शन भी वही एनसीईआरटी के। कितना बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है आपके लिए। मतलब सिंपल से सिंपल भी है, और थोड़ा सा चूके तो गलत हो जाएगा, और चूके तो 350 से कम हो सकता है। वो आपको नहीं करना है, नहीं करना है तो ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ और क्वेश्चंस जो हमारे पास आए हुए हैं डिस्कस करने के लिए कि आपको बताया जाए। मॉडल क्वेश्चंस है, मॉडल पेपर के क्वेश्चंस है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस को आप एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हो सके इसको आप तैयार करके रखिए। कहीं कोई मिस्टेक नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई मिस्टेक हुई तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा भाई। इसलिए आपको इन सब चीज़ों को बहुत केयरफुली लेकर के चलना है। आइए भाई क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिए जो मुझे मिला हुआ है। फाइंड द ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ट्रू फॉल्स, ट्रू मतलब ट्री और एफ फॉल्स स्टेटमेंट्स, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स को फाइंड करिए। फाइंड द ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे कुछ स्टेटमेंट मैं दूंगा, फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। अब सुनिएगा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ओनली 50 एलिमेंट्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ओनली 50 एलिमेंट्स, आहा कहाँ चले गए हम लोग, एलिमेंट्स आर फाउंड इन, ये लाइन एनसीईआरटी की है, बस ये बदला हुआ है, फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स। डिफरेंट प्लांट्स क्या अलग अलग पौधों में मिलाया जाए तो 50 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, क्या ये आपको सही लग रहा है? दूसरा सुनिएगा, इन हाइड्रोपोनिक्स न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मस्ट बी adequately aerated to obtain optimal growth। सुनिएगा, इन हाइड्रोपोनिक्स में न्यूट्रिएंट मीडिया, जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मस्ट बी एरिएटेड, AERIATED, हवा उसमें जानी चाहिए। ठीक बात है, सही है या गलत आप सोचिए। ये ट्रू फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स। तीसरे पर आ जाइए, थर्ड स्टेटमेंट को सुनिएगा आप लोग। सम प्लांट स्पीसीज एक्युमुलेट सेलेनियम। सम प्लांट स्पीसीज, देखिए ना, अगर जो स्टूडेंट एनसीईआरटी पढ़ा होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। वो एक्युमुलेट सेलेनियम, क्या कुछ प्लांट की स्पीसीज सेलेनियम को एक्युमुलेट करती हैं? बोलिए जल्दी से, कितने स्टेटमेंट सही हुए, कितने गलत? चौथा स्टेटमेंट की तरफ आ जाइए। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि बाई हाइड्रोपोनिक्स इसेंशियल एलिमेंट्स वर आइडेंटिफाइड एंड देयर डिफिशियंसी सिम्टम्स वर डिस्कवर्ड। बाई हाइड्रोपोनिक्स deficiency symptoms can be observed। जल्दी से देखिए, मैंने बहुत समय दे दिया आपको। कितने स्टेटमेंट सही है भाई? तो सुनिएगा, इसका आंसर क्या सही होगा? आंसर इसका सही होगा, पहला वाला गलत है।
फॉल्स, बाकी तीनों सही है, एफ टी टी टी। सुनिएगा, पहला गलत है, बाकी तीनों सही है, सेकंड भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत हो गया। मीन्स हाइड्रोपोनिक्स में एरिएशन जरूरी है। कुछ प्लांट स्पीसीज सेलेनियम को एक्युमुलेट भी करती हैं और हाइड्रोपोनिक्स से मिनरल न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी के सिम्टम को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट देखिएगा, सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। एक और क्वेश्चन बहुत बढ़िया, सेलेक्ट द टोटल नंबर, TOTL, टोटल नंबर ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को आप सेलेक्ट करिए। गिवन स्ट्रक्चर्स दिया गया है, कुछ नाम दिए गए हैं, मैं नाम एक एक करके लिख देता हूं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। हो गया भाई। कॉपर, जिंक, बोरान, क्लोराइड। कॉपर, जिंक, बोरान, क्लोराइड। मैं बोलते चल रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आप समझ पाएं और तुरंत आंसर देने की कोशिश करिए। मैग्नीज, निकिल, पोटेशियम, कैल्शियम। मैग्नीज, निकिल, पोटेशियम, कैल्शियम। मैग्नीज, निकिल, पोटेशियम, कैल्शियम, ये मुझे मिला हुआ है आंसर आपको बताने के लिए। मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम। मैग्नीशियम और मॉलिब्डेनम। आप बताइए इसमें से कितने एलिमेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, कितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं? चलिए सेलेक्ट करिए आप लोग। सुनो, कॉपर, जिंक, बोरान, क्लोराइड, मैग्नीज। कॉपर, जिंक, बोरान, क्लोराइड, मैग्नीज। निकिल, मॉलिब्डेनम। निकिल और मॉलिब्डेनम। जरा ये बताइए, ये जिसको हमने अंडरलाइन किया ये क्या है? माइक्रो एलिमेंट्स हैं। ये क्या है? माइक्रो एलिमेंट्स हैं। तो आप बताइए ना कि मैक्रो, माइक्रो नहीं पूछ रहा है, मैक्रो कह रहा है, तो माइक्रो मैक्रो बचा हुआ सब हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 6 के बाद से 7 8 9 कितने मैक्रो एलिमेंट्स इसमें हुए? तो आंसर इसका कितना होगा? इसका आंसर होगा 9। देखिएगा, जिसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया वो मैक्रो है, जिसको अंडरलाइन किया है ये माइक्रो एलिमेंट्स हैं। तो क्वेश्चन अगर मैक्रो का पूछेगा तो 9 हो जाएगा, अगर माइक्रो एलिमेंट्स का पूछ दिया तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। जो नाम दिए गए हैं इन नामों में माइक्रो एलिमेंट्स कितने हैं और जो नाम नहीं दिए गए हैं, जिसको अंडरलाइन नहीं किया हमने, वो मैक्रो एलिमेंट्स है, बड़े बड़े एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स। और ऐसे ही क्वेश्चंस को तैयार करना है आपको, किसी भी कीमत पर ये तैयार करना है। एक लास्ट क्वेश्चन और भी है जो इसमें मुझे डिस्कस करना है, मुझे आपसे एक क्वेश्चन, जस्ट वेट, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए और देखिए इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है सेलेक्ट, क्वेश्चन दिया गया है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। करेक्ट नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है? इनकरेक्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, गलत जो मैचिंग है उसको आप सेलेक्ट करके बताइए। कहाँ से बताएं, कुछ रहना भी तो चाहिए। नाइट्रोजन, चलिए पहला दिखाते हैं आपको। पहला क्या दिया गया है? नाइट्रोजन, NO3, NO2। सुनिएगा, ये NO3 है, माइनस NO2 माइनस NH4 प्लस, ये भी माइनस कर दीजिए, ये भी कर दीजिए, NH4 प्लस। नाइट्रोजन का हो गया, चलिए भाई कोई बात नहीं। सल्फर, सल्फर के बारे में सुनिएगा, सोचिए क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, अपने मन से आपको आ जाना चाहिए अब तक। S डबल माइनस 2 माइनस। अगला सुनिएगा, आयरन, कह रहा है कि आयरन Fe2 प्लस। और तीसरा सुनिएगा बोरान, तीसरा क्या है? बोरान। बोरान के बारे में कह रहा है BO3 माइनस 3।
क्या कह रहा है, BO3 और एक दूसरा दे रहा है B4O7 माइनस B4O7 आपको ये बताना है कि एब्जॉर्प्शन की जब प्रोसेस होगी, एब्जॉर्प्शन की प्लांट्स में, तो उस एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में कौन सा मिनरल एलिमेंट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होगा। इनकरेक्ट करते तो बताना है ना, कौन एक किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो तो सही हो गया, और नहीं हुआ तो इनकरेक्ट हो गया। तो सुनिए, क्या नाइट्रोजन इस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है? बिल्कुल सही है। सल्फर इस फॉर्म में होता है? अरे बिल्कुल नहीं होता, यही तो गलत है। सल्फर नहीं होता, आयरन बिल्कुल होता है ऐसे। बोरान भी इस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, तो गलत स्टेटमेंट क्या हो गया, सल्फर एस। देखिए इस चीज को स्टूडेंट्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको कि मैं आपको इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, प्रैक्टिस करिएगा इसको, क्योंकि हमें सिर्फ उन क्वेश्चंस पर डिस्कस करना है जो मोस्ट प्रोबेबल हैं, जिनके आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है, और या तो उसके पैटर्न पर ही क्वेश्चंस आएंगे। स्टूडेंट्स, डू प्रैक्टिस ओनली फॉर 9 days एवरी डे एट 7 PM लाइव ऑन यूट्यूब। माई सेल्फ डॉक्टर SK सिंह, टीच यू बायोलॉजी एट योर टंग फ्रॉम शिवानुजा ट्यूटोरियल्स। और इस 9 days में मोर देन 350 मार्क्स नीट एग्जाम में बायोलॉजी में जरूर आएंगे। गुड लक।